बात जनवरी 1913 की है। गौरी दत्त जो उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में अपना बिजनेस चलाते थे, उनका भतीजा बिना कुछ बताए घर से चला गया। अब कहाँ गया किसी को कुछ पता नहीं। आस पड़ोस में उसकी काफी खोजबीन की गई, पर कहीं कुछ पता नहीं चला। तो गौरी दत्त ने अपने सारे नौकरों को इधर उधर भेज दिया अपने भतीजे की खोजबीन में। यहाँ तक कि कुछ को खर्चा पानी देकर कानपुर शहर से बाहर भी भेज दिया गया। उनमें से एक नौकर, जिसका नाम लालमन शुक्ला था, वो हरिद्वार चला गया। इधर इतने दिनों में कोई पता नहीं चलने के कारण परेशान गौरी दत्त ने एक अनाउंसमेंट करवाया कि जो कोई भी उनके भतीजे का पता लगाएगा और सही सलामत उसे घर वापस लेकर आएगा, उसे 501 रुपए की इनाम राशि दी जाएगी। अब लालमन शुक्ला जो अपने मालिक के भतीजे को ढूंढने हरिद्वार गए थे, उसे इस इनाम राशि का कुछ पता नहीं था, पर लकीली उसे वो लड़का हरिद्वार में ही मिल गया। वो उसे लेकर वापस कानपुर आ गया। लौट के आने पर लालमन शुक्ला के मालिक गौरी दत्त ने उसे 2 रुपए का इनाम राशि दिया और वो इस इनाम से खुश भी हो गया और कुछ नहीं बोला और अपने काम में लग गया। पर करीब 6 महीने बाद जब गौरी दत्त ने लालमन शुक्ला को नौकरी से निकाल दिया, तो लालमन शुक्ला ने इनाम राशि की डिमांड की, पर गौरी दत्त ने उसे देने से मना कर दिया। इस बात से रुष्ट लालमन शुक्ला ने गौरी दत्त की अगेंस्ट केस फाइल कर दिया। अब बात अदालत तक पहुंच गई, पर निचली अदालत ने अपना फैसला गौरी दत्त के फेवर में दे दिया और बताया कि लालमन शुक्ला का इस इनामी राशि में कोई हक नहीं है। फिर अपील के माध्यम से केस इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंचा। अब कोर्ट के सामने इशू ये थे कि पहला इशू ये था, क्या लालमन शुक्ला इनाम राशि के हकदार थे? दूसरा इशू ये था, क्या डिफेंडेंट गौरी दत्त के इनाम राशि का अनाउंसमेंट और लालमन शुक्ला का खोया हुआ भतीजा को वापस लाना एक इम्प्लॉइड कॉन्ट्रैक्ट बनाता है, खासकर जब उसे इस इनाम राशि की कोई जानकारी ही ना हो। तीसरा, क्या लोअर कोर्ट द्वारा दिया गया जजमेंट सही है? प्लेंटिफ लालमन शुक्ला के वकील ने आर्ग्यू किया कि लालमन शुक्ला ने दिए गए काम को बखूबी निभाया है और इसीलिए इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसे इस बात की जानकारी थी या नहीं, इसीलिए वह इस इनाम राशि का हकदार है। उसने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के सेक्शन 8 को कोट करते हुए बताया कि ऐसे केस में जब कोई किसी काम को अंजाम देने के लिए कोई इनाम राशि रखता है और किसी खास पर्सन को एड्रेस नहीं करता है, बल्कि उसकी कंडीशन बस ये होती है कि कोई भी उस काम को दिए गए शर्तों पर कर दे, वो उस इनाम राशि का हकदार होगा। तो यहाँ पे करने वाले को बस वो काम दिए गए शर्तों पे करना है। इसके लिए उसे पर्सनली ऑफरर से मिलके कोई एक्सेप्टेंस या कमिटमेंट नहीं करना है। इसका मतलब ये है कि अच्छे से काम को अंजाम देना ही एक्सेप्टेंस है। आगे उसने केस गिब्बन्स वर्सेस प्रॉक्टर को कोट करते हुए कहा कि इस केस में भी पुलिस ऑफिसर ने अनाउंस किया कि कोई भी अगर उसे इस क्रिमिनल के बारे में, उसके लोकेशन के बारे में सही जानकारी देता है, तो उसे एक निश्चित इनाम राशि दी जाएगी। तो एक दूसरा पुलिस ऑफिसर जिसे इस इनाम राशि की कोई जानकारी नहीं थी, उसने उस क्रिमिनल के बारे में कुछ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन दिया और इसके बाद उसे उस रिवॉर्ड के बारे में पता चला, तो उसने क्लेम किया। तो यह एक इस तरह का लैंडमार्क जजमेंट है
जो प्रूव करता है कि जानकारी के बिना भी किए गए काम अगर रिवॉर्ड के कंडीशन को फुलफिल करते हैं तो इनाम दिया जाना चाहिए। अब डिफेंडेंट गौरी दत्त ने यह कहते हुए दृढ़तापूर्वक अपनी बात रखी कि सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्लेंटिफ लालमन शुक्ला को इस इनाम राशि के बारे में जानकारी थी ही नहीं, इसीलिए प्रस्ताव देने वाले या वादा करने वाले की जानकारी के बिना किसी प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया जा सकता है और प्लेंटिफ द्वारा इस फैक्ट्स को भी जाने बिना किसी भी प्रस्ताव को स्वीकार करने की कोई संभावना भी नहीं बनती है। आगे गौरी दत्त के वकील ने कहा कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के सेक्शन 2A के अनुसार जब एक व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को उस व्यक्ति की सहमति प्राप्त करने के इरादे से कुछ करने या ना करने की अपनी इच्छा व्यक्त करता है, ऐसे एक्ट या एब्स्टिनेंस के लिए उसे एक प्रस्ताव देने के लिए कहा जाता है, तो यह कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करने का पहला स्टेप होता है। आगे सेक्शन 2B में यह भी कहा गया है कि जिस व्यक्ति को प्रस्ताव दिया जा रहा है वह उसकी इच्छा दर्शाता है और यह कहा जाता है कि प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया है। दोनों पक्षों के बीच कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए सहमति बहुत आवश्यक है, जिसका अर्थ है कि प्रस्ताव स्वीकार करने से पहले ऑफरी को अपनी सहमति या अनुमोदन देने के लिए तथ्यों के बारे में पूरी जानकारी होना चाहिए। लेकिन यह इस मामले में प्लेंटिफ इनाम के बारे में पूरी तरह से अनभिज्ञ था। इसके अलावा लापता लड़के की तलाश के समय प्लेंटिफ लालमन शुक्ला केवल एक नौकर के रूप में अपना कर्तव्य निभा रहे थे, क्योंकि वह एक नौकर के रूप में काम कर रहे थे और लापता लड़के का पता लगाना और उसे ढूंढना उसका कर्तव्य था और इसी उद्देश्य से उसे कानपुर से हरिद्वार भेजा गया था। तो इस तरह से चूंकि ना कोई जानकारी थी और ना ही कोई स्वीकृति थी, इसके लिए कोई समझौता की बात ही नहीं हुई, जिससे सेक्शन 2H के अनुसार कानून द्वारा लागू करने योग्य कहा जा सके। इस तरह से स्वीकार करने से पहले प्रस्ताव की जानकारी के बिना दोनों पक्ष के बीच वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाया जा सकता है। डिफेंडेंट द्वारा इनाम घोषित किए जाने के बाद प्लेंटिफ को इसके बारे में पता चला, जिसके परिणाम स्वरूप प्लेंटिफ के पास प्रस्ताव स्वीकार करने की कोई संभावना ही नहीं थी। इसके सपोर्ट में डिफेंडेंट के वकील ने एक केस लॉ को भी कोट किया, जिसका नाम था फ्लिच वर्सेस स्नेडेकर। इस केस के फैक्ट्स भी काफी मिलते जुलते हैं, पर कोर्ट ने डिसीजन दिया कि प्लेंटिफ इनाम राशि क्लेम नहीं कर सकता है, क्योंकि प्लेंटिफ को इस बात की कोई जानकारी नहीं थी और जानकारी नहीं थी तो एक्सेप्टेंस भी नहीं हुआ। इस तरह से कोई कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं। तो इसीलिए इस केस में भी डिफेंडेंट गौरी दत्त के अनुसार लालमन शुक्ला इनाम पाने के हकदार नहीं थे और इसीलिए वह उसका दावा नहीं कर सकते। दोनों पार्टीज के आर्गुमेंट सुनने के बाद ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपील को डिसमिस कर दिया और लोअर कोर्ट के डिसीजन को सही ठहराते हुए जजमेंट गौरी दत्त के फेवर में दे दिया। अब आप लोग ही बताओ कि जब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट का प्रोविजन है और इस पे कुछ ऐतिहासिक केस लॉज भी हैं, जिसमें ये साफ साफ जाहिर किया गया है कि ऐसे मामले में काम को दिए गए शर्तों के अनुसार करना ही एक्सेप्टेंस है। इसके लिए अलग से कोई स्पेशल और पर्सनल एक्सेप्टेंस देने की जरूरत नहीं है। पर फिर भी लालमन शुक्ला केस हार गया।
आखिर क्यों? तो इसे समझने के लिए आपको दो बातें समझनी होंगी। पहली, जो कि केस लॉ विलियम वर्सेस कार्वाडीन और गिब्बन्स वर्सेस प्रॉक्टर में कही गई हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि दोनों केस हमारे प्लेंटिफ लालमन शुक्ला के फेवर में हैं, पर ये दोनों जजमेंट को काफी क्रिटिसाइज भी किया गया, क्योंकि यह बात सच है कि सही परफॉर्म करना एक्सेप्टेंस के बराबर है, पर एक कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए ऑफर को एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है और इसके लिए इस ऑफर की जानकारी होना भी बहुत जरूरी है। बिना जानकारी के कोई एक्सेप्ट कैसे कर सकता है? यह सच है कि मोटिव जरूरी नहीं है, पर नॉलेज और इंटेंशन जरूरी है। उदाहरण के लिए, अगर किसी पब्लिक नोटिस में किसी काम को करने के लिए कोई ऑफर दिया जा रहा है और किसी ने इस बात को पढ़कर या सुनकर वो काम सही कर दिया, तो इस नाम का हकदार है, क्योंकि उसे इस बात की जानकारी थी और ये एक कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट बनाता है। और हमारे केस में लालमन शुक्ला जी को इस बात की जानकारी बिल्कुल नहीं थी। अच्छा, आप बताएं, ऐसे मामले में इनाम की जानकारी होना क्या इतना इम्पोर्टेंट है? सोचें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। खैर, हमारे इस केस में ये एक वैलिड आर्गुमेंट है, इसीलिए इसे इग्नोर ना करें। इसके अलावा दूसरा पॉइंट ये है कि प्लेंटिफ लालमन शुक्ला जी डिफेंडेंट गौरी दत्त के पास पहले से ही नौकरी करते थे और इसलिए उन्हें एक जिम्मेदार एम्प्लॉय समझकर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी कि वो जाएं और लापता लड़के का पता लगाएं, और इसके लिए उन्हें खर्चा भी दिया गया था। ये सच है कि ये काम जो उनकी रेगुलर ड्यूटी थी उससे कहीं ज्यादा था, पर जब वे इस बात के लिए राजी हो गए थे तो ये उनकी ड्यूटी बन गई कि वो अपना काम सही से करें। अब ऐसी ऑब्लिगेशन में पहले से ही होने के कारण जो इनाम राशि को अनाउंस करने से पहले बना, शुक्ला जी रिवॉर्ड के लिए क्लेम नहीं कर सकते हैं। अब चूंकि पहले से ही ऑब्लिगेशन था, तो ऐसे में इस काम को सही करना डिफेंडेंट का प्रॉमिस नहीं माना जा सकता है। इसीलिए शुक्ला जी का क्लेम लीगली वैलिड नहीं है। इस वीडियो के लिए इतना ही। आशा करती हूँ कि मैंने लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त केस को अच्छे से समझा पाई और अब आप लोग इसे कभी नहीं भूलेंगे और एफिशिएंटली अप्लाई भी कर पाएंगे। तो ऐसे ही लैंडमार्क जजमेंट को एक स्टोरी के फॉर्म में समझने के लिए हमारे साथ बने रहें, क्योंकि मैं जल्दी एक नए केस के साथ आपसे फिर मिलूंगी। तब तक के लिए बाय बाय।